नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बीडीबी क्लासेस के साथ व्यस्त होंगे। तो ये जो 15 डेज चैलेंज हमारी चल रही है, आज उसका थर्ड डे है, थर्ड चैप्टर है। और मैं तो वही हूँ, आप सब भी वही हैं। बस क्लास 10th जो है, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है, फोकस उन्हें करना है। चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड कौन सा हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स रह रहे हैं 2 दिनों से, क्योंकि काफी बार डिस्कशन हो रही है इस टॉपिक पे, मेटल नॉन मेटल के बारे में, है ना। तो चलिए आज वो चैप्टर हम पढ़ ही लेते हैं फाइनली। तो यस, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमने आई गेस फर्स्ट डे ही डिस्कस करा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो टोटल एलिमेंट वो कितने होते हैं, राइट। तो मैंने बताया था 118 एलिमेंट अब तक जो है वो मिले हैं, फाइंड आउट हुए कितने, 118 एलिमेंट, और भी आगे मिल सकता है। और वो जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा, क्योंकि वो पीरियड टेबल में फिटिंग होता जाएगा। चैप्टर नंबर 5 आएगा हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वहां पे जाके हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जान के चलेंगे। तो अभी फिलहाल हमें किसके बारे में जानना है? मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानना है, क्योंकि जब हम पीरियड टेबल में आएंगे तो वहाँ पे मेटलॉइड्स भी आते हैं और भी काफी सारी चीजें आती है, बट हमें तो फिलहाल भी मेटल नॉन मेटल से मतलब है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ के चलेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये सारा कुछ हमें कैसे पता चलेगा, ये सारा कुछ आज हम पढ़ के चलने वाले हैं, ठीक है। तो एज यूजुअल आपको पता ही है, इतना तो यूज्ड टू हो गए आप 2 क्लासेस से, कि हम सबसे पहले इंडेक्स बनाते हैं, राइट। इंडेक्स में हमें पता चलता है कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक कवर होने वाले हैं आज की क्लास में, राइट। यही कर रहे हैं हम, सो दैट कि आपको भी एक दिख जाए, एक कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट दिमाग में तैयार हो जाए कि हाँ जी ये सारे टॉपिक्स थे इस चैप्टर में, और ये सारा हमने सारा कुछ कवर करा है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो रेलिवेंट, देखो टॉपिक्स तो सारे रेलिवेंट है, क्योंकि बुक में अगर गिवन है आपको, तो रेलिवेंट अगर नहीं है तो वो गिवन क्यों है, राइट। पता तो हमें होना ही चाहिए, चाहे वो 10th में काम आ रहा हो। अभी हमारे बहुत ज्यादा मार्क्स के अगर हम देखें, वेटेज के हिसाब से देखें, तो कितना वेटेज का रख रहा है वो, इस साल कितना काम आएगा हमारे, थ्रू आउट द लाइफ कितना काम आएगा, या फिर फर्दर क्लासेस में कितने काम आने वाले हैं, ये सारा कुछ छोड़ के या ये सारा कुछ साइड करके हमें नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, राइट। डजेंट मैटर कि आप किस क्लास में हो, आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, ये थ्रू आउट द लाइफ काम आए या फिर नेक्स्ट क्लास में काम आए या ना आए, क्योंकि 10th के बाद डिसाइड करोगे कि आपने कॉमर्स लेनी या साइंस में आ रहे हो आप, या आर्ट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। तो अब जिन्होंने आर्ट्स लेनी है वो कहेंगे साइंस का तो कोई काम ही नहीं है ना। अब जिन्होंने कॉमर्स लेनी है वो कहेंगे हमारे पास साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी की का कोई काम ही नहीं है, तो क्या करना है, सिर्फ इतना हम जान ले, इतना हम लिख ले, सो दैट कि हम पेपर में पास हो जाए, पेपर में हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, है ना। बट इस तरह से नहीं पढ़ाई पढ़नी है, हमें पढ़ना इस तरह से है कि जो भी हमें पता है उसके बारे में हमें अच्छे से पता हो, एटलीस्ट उस लेवल तक का तो हमें बहुत अच्छे से पता हो, राइट। क्लास 10 तक हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो 10th के लेवल के हिसाब से हमें 10th की जो भी साइंस के जो भी टॉपिक्स जहां तक हमें गिवन है उसकी नॉलेज तो हमें अच्छे से हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो चलिए इंडेक्स बनाते हैं। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले क्या होता है हमें सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन, राइट। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें ये पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज मैंने कुछ नहीं लिखा है,
चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल है, क्लास 10 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सो दैट कि जो रैंडम व्यूअर्स आए और जिन्होंने सपोज लो कैप्शन नहीं देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ध्यान नहीं दिया, रैंडमली बस अगर वीडियो आ रही है और चैप्टर 3 को सोचेंगे पता नहीं हो सकता है कुछ और कुछ पढ़ा रहे होंगे, बट क्लास 10 को देख के जो क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं आगे रुकेंगे कि अच्छा क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 की बात हो रही है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं रुकेंगे कि चलो देखते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो चलिए फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो बहुत जरूरी है ना, जब जानेंगे तो तभी ना, जब सबसे पहले तो जान पहचान बने कि हम मैं क्या हूँ, हम आप क्या हो, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सो दैट एक्साइटमेंट बने, अच्छा हमें ये पढ़ना है, हमें ये जानना है, तो इसके लिए इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकर चलेंगे हम। सेकंड थर्ड है हमारा मेटल्स। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहला तो मेटल के बारे में, राइट, एंड सेकंड नॉन मेटल के बारे में। चैप्टर ही हमारा यही है तो ऑब्वियसली इनके बारे में ही पढ़ेंगे ना, है ना। उसके बाद फिजिकल के बाद आगे बारी केमिकल प्रॉपर्टीज की, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भाई फिजिक्स कैसे जानेंगे हम, अपीयरेंस के द्वारा कैसे जानेंगे हम, वो प्रॉपर्टीज जो अपीयरेंस के द्वारा बताई जाए, जहां से पता चले ये मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर पीछे चैप्टर पढ़ा हमने एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये सारी क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसके अपीयरेंस के हिसाब से जब हमें पता चले फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जब जहां मिक्स होएगा, अब यहाँ पे केमिकल्स की बात होगी, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सारा कुछ क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है, राइट। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है गुण, क्वालिटी, राइट। तो फिजिकल क्वालिटी होगी या फिर केमिकल क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, बट कहने का मतलब क्या होता है गुण, ठीक है। यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में होगा कि प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं, प्रॉपर्टीज जो वर्ड है वो क्यों यूज किया जाता है, गुण के लिए किया जाता है। जैसे अब आप हो, आपके बहुत सारे गुण होंगे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होगी, आप बात बहुत अच्छा कर लेते होंगे, राइट, या फिर आप किसी के साथ भी ट्रीटमेंट आपकी जो आप व्यवहार कर रहे होंगे, आप मिल रहे होंगे उनसे, बातचीत कर रहे होंगे तो पोलाइट होंगे आप, तो ये सारे क्या होते हैं आपके गुण होते हैं, राइट। तो वैसे और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट, जो दिखती है एक झलक में सामने वाले को दिखती है, वैसे ही जो मेटल्स नॉन मेटल्स है उनकी भी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, सबसे पहले ये एयर के साथ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। थर्ड है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। और ये जो एसिड है वो क्या है डाइल्यूट है, और डाइल्यूट वर्ड याद है आपको, कल की क्लास में हमने पढ़ा है डाइल्यूट वर्ड क्या पढ़ा है कि डाइल्यूट क्या होता है जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड ना हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो उसमें वाटर हो, और लेस अमाउंट ऑफ एसिड है। जैसे कि सपोज कर लो 3:1 का अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे जो 3 है ये 3 अमाउंट ऑफ कितना किसका होगा वाटर का होगा, और 1 किसका होगा एसिड का होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि क्या है ये डाइल्यूट है एसिड। समझ में आया, हाँ जी बताइए समझ में आया। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट, और क्या है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर क्या है अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। अब किसके साथ करेगा सॉल्ट
सॉल्ट के साथ करेगा। अभी किसके साथ हुआ था? एसिड के साथ हुआ था। तो ये एसिड डाइल्यूट फॉर्म में था, और ये जो सॉल्ट है वो क्या होगा? मेटेलिक सॉल्ट होंगे, मेटल वाले सॉल्ट होंगे। मेटल वाले सॉल्ट मतलब ये नहीं है कि गोल्ड प्लस सॉल्ट कर दिया, पढ़ेंगे आगे कि हम क्या जान के चलेंगे कि क्या है ये। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट हम पढ़ के चलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। ये क्या है? नई चीज क्या आ गई मैम? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी है कि जैसे कि मैं घर से बात करती हूँ, अपनी फैमिली से बात करते हैं, राइट? जैसे कि अब घर में 10 बंदे हैं, राइट? सारे मिला के, चाचे ताऊ बुआ सब मिला के कर लिया हमने कि टोटल जो है वो कितने हैं? 10 है। अब हर किसी का गुस्सा या हर किसी का प्यार दिखाने का जो तरीका होगा, जो लेवल होगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा, राइट? जैसे अगर मैं बात करूँ, गुस्से की बात करूँ, तो मम्मी पापा है बहुत गुस्सा करते हैं, है ना? हर किसी के पापा ऐसे ही होते हैं। पापा है वो क्या, उनका जो वो जो एंगरनेस है वो क्या होता है? शो होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें बच्चों को, क्योंकि वही है जो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं घर में। तो अगर वो अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो हम जैसे जो बच्चे हैं, आप जैसे जो बच्चे हैं, वो कंट्रोल कैसे होंगे? तो घर में डिसिप्लिन पर्पस के लिए पापा का गुस्सा होना बहुत जरूरी है। तो जो पापा का गुस्सा होता है वो ज्यादा होता है। उससे अगर हम कम देखें, थोड़ा कम आए, तो मम्मी का गुस्सा होता है पापा से कम होता है, राइट? बुआ का गुस्सा उससे भी कम होता है, चाचू का गुस्सा उससे भी कम होता है, ताऊ जी का गुस्सा और भी कम होता है, क्योंकि ताऊ जी प्यार ही करते हैं हर किसी के। कोई रेयर, मेरे ख्याल से 100 में से 95 97 इतना तो लगा लो कि ताऊ प्यार करने वाले ही होते हैं, जो ताऊ जी होते हैं, ठीक है? उसके बाद अब फिर दादी जी देख लो या दादू देख लो, तो वो तो बिल्कुल गुस्सा करते ही नहीं है। वो तो बिल्कुल प्यार से बचा के चलते हैं हमें। हमारे पेरेंट्स से, पापा के गुस्से से कौन बचाते हैं? तो दादू ही बचाते, दादी ही बचाती है, राइट? तो गुस्से का लेवल देखो डिक्रीज होता जा रहा है। तो यही है, ये सीरीज है। अब ये सीरीज में कहोगे अब ये गुस्सा और मेटल नॉन मेटल से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन इस तरह से है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि कोई जो भी मेटल है वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, उससे जो कम है वो रिएक्ट कर रहा है उससे कम। जैसे 9 कोई 100% रिएक्ट कर रहा है, तो अब नेक्स्ट जो है वो 97% करेगा, 95% करेगा, 96% करेगा, ठीक है? तो सर सीरीज में कहते हैं रिएक्टिविटी ये होती है कि, और वो डिफरेंट मेटल के साथ होगा, वाटर के साथ हो गया, जो भी अभी हमने करा है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये सारा कुछ क्या होता है? ये वही रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन किसके साथ कितनी फटाफट से होता है या नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं समझा देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि सोडियम है। सोडियम क्या होता है? जैसे आप उसे एयर के कांटेक्ट में लाओगे ना, फटाफट से क्या होगा? उसमें आग लग जाएगी। वो पानी में आग लगने वाली बात सुनी है? वो यही है, पानी में वैसे नहीं आग लगती है। सोडियम होता है जिसे आप अगर पानी में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो एयर के कांटेक्ट में खुद ही जल जाएगा, राइट? तो और एट द सेम टाइम, और ये जो सोडियम है ये क्या है? मेटल है। एट द सेम टाइम अगर हम लोहे को रख दें, राइट, गोल्ड को रख दें, तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी ना। मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में एयर के साथ बहुत ज्यादा नीचे है, लग ही नहीं सकती है। अगर ऐसा होता तो अभी देखो आग में डाल रखा है तो क्या होता है? आग लगी, मतलब अभी क्या लग रही थी, कब की लग चुकी होती है, होता ही ना, कुछ भी नहीं होता। हमारे मेटल्स कुछ होते ही ना, हमने कुछ कैरी नहीं कर रखा, हमने कुछ वेयर नहीं कर रखा होता, राइट? तो वो यही है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या है? बहुत ज्यादा नीचे है, मतलब क्या तो खत्म ही है ये सारी चीजें कि बिल्कुल एयर के साथ तो इनका कम से कम बर्न होने वाली, हीट वाली तो नहीं करने वाली है। तो ये किसी और कंडीशन में होंगे कि कहीं पे, और अगर हम किसी और कैटेगरी में खड़ा करेंगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेंगे किसी न किसी चीज के साथ, राइट? तो हम ये सारा कुछ पढ़ के चलने वाले हैं। बस मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में, और हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। ये मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह से क्या बिहेव करने वाले हैं आपस में, हम ये भी पढ़ के चलेंगे।
फिर आ गया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आयनिक कंपाउंड। क्या? आयनिक कंपाउंड, राइट। चलो टॉपिक्स फॉर मैम, आज के टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई नहीं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब क्या है प्रॉपर्टीज, अब ये आयनिक पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल। अब हमें मेटल फाइंड आउट होगा भैया, देखेंगे मिलता कैसे है ये, कहाँ कहाँ कौन कौन से मीन है जहां से मेटल्स मिल रहे हैं। अब एक्सट्रैक्ट भी करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। उसमें जो भी स्टेप लगेंगे वो बढ़ के चलेंगे हम। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो हम जान के चलेंगे, तो इसके लिए मैं कर देती हूँ इम्पोर्टेंट टर्म्स। उसके बाद है कोरिजन और प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। क्या है यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये देखो ये कोरिजन हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कोरिजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। ये देखो ये कोरिजन टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस करा है, तो इसके बारे में हम कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैं एक बार फिर से स्नीक पीक दे दूंगी इसमें कि हमने ये जो कोरिजन है ये क्या होता है और प्रिवेंशन किस तरह से इसे बचाया जाए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है, और 12 में जो सब टॉपिक्स हैं वो 2 4 2 6 और एक 7 सब टॉपिक्स है। मतलब आज हम 19 टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और मैं इरेज कर रही हूँ, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे अब लगता है कि इंट्रोडक्शन मुझे ज़्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में हमने जान लिया है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से कि हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और पहचानेंगे कैसे, राइट। कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, फिजिकल अपीयरेंस से एक झलक में कैसे जानेंगे हम कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे शिफ्ट हो रही हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है, राइट। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करते हैं, अभी हम कोई मेटल लेते हैं और क्या करेंगे, उसे फील करेंगे, राइट। क्या करेंगे, फील करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे एक देखो सेफ्टी पिन दिख रहा है, क्या है ये सेफ्टी पिन है, यस गुड। अब ये जो सेफ्टी पिन है ये क्या है, किसका बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ये इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या है, लोहा, ठीक है, और प्लस क्या मिक्स हुआ है इसमें, एल्यूमिनियम, और ये मिल के क्या बन रहा है, स्टील, राइट। तो मतलब क्या है, ये जो है ये क्या है, एक मेटल है, राइट। अब ये मेटल है तो जैसे हमने इसे हाथ में लिया तो ये कैसा फील हो रहा है, हर किसी, देखो ये सेफ्टी पिन हर घर में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ मैंने अलग लिया है सो दैट आप जो हमें क्या पता कि ये कैसा लगता है, हार्ड है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में अगर लिक्विड होता कुछ तो क्या हमारे, मैं आपको इस तरह से दिखा पाती, नहीं दिखा पाती ना। क्या ये हार्ड है, सॉलिड है, सॉलिड इन फॉर्म। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मेटल की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी बेटे वो क्या आएगी कि मेटल आर सॉलिड। मेटल की प्रॉपर्टी क्या, दे आर सॉलिड इन फॉर्म, ठीक है, पहली ये होगी। उसके बाद क्या हुआ, अब आप ये देखो मेरे पास अभी मेटल्स के नाम पे
यही है या फिर ये है, बट ये आपको दिखेगा नहीं, ये आप देखो मेरे हाथ में रिंग है, ये है, दोनों ही देखो। कलर ये क्या है, लश्रस है। लश्रस मतलब चमकीला, चमक रहा है ये, अगर चमकता ना होता तो आपको दिखता भी ना, राइट। इसका मतलब क्या है, लश्रस भी है। सेकंड ये है। थर्ड, थर्ड क्या है, हार्ड। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये सॉलिड है तो हार्ड होंगे, राइट। अब इस हार्ड का क्या मतलब है कि जब हम इसमें वार करेंगे ना, मतलब कोई हथौड़ा लेंगे और इसे पीटेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसे पीट सकते हैं, राइट। बट वो अभी हम डक्टिलिटी वाले आने वाले हैं, बट इसके एक्सेप्शन जान लो। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों को छोड़ के अब क्या था, ये हार्ड है ना। बट इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, ये एमसीक्यू में आता है, ये याद कर लो। सोडियम, सोडियम का क्या होता है, Na, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों को छोड़ के ये क्या होते हैं, होते तो हार्ड है, बट कोई भी हार्ड चीज है, क्या उसे हम चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं काट सकते हैं। अब ये ले लो, क्या इसे आप चाकू से काट सकते हो, नहीं काट सकते हो। नाइफ की हेल्प से काट सकते हो, बिल्कुल भी नहीं काट सकते हैं। हम इसे अलग अलग प्रोसेस से करना पड़ेगा हमें तोड़ने के लिए, तो राइट, या तो हम हैमर मार रहे होंगे या फिर हम इसे बहुत ज्यादा गर्म करके, थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसे करने की कोशिश करेंगे, वो तो मुड़ जाएगा, बट फिर भी एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जब ये टूट जाएगा। बट ये चाकू से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बट ये जो तीन है, ये विद द हेल्प ऑफ नाइफ क्या होते हैं, कट जाते हैं, राइट। नाइफ लिया, ये सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है, क्या है ये, सोडियम है, ये नाइफ है, और हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की प्रॉपर्टी है, इसलिए एक्सेप्शन में है। नंबर फोर्थ में क्या है, मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी मतलब क्या होता है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। क्या, मैल्येबिलिटी। जब हम इसे पीटेंगे, जब इसे पत्थर नहीं, जब हम इसे हैमर से, हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाएगी, पतली सी थिन सी शीट बन जाएगी, पतली चादर बन जाएगी। ये टूटेगी नहीं, क्या हो जाएगी, पतली सी, बिल्कुल पतली सी एक शीट के रूप में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये होगी इसकी मैल्येबिलिटी। उसके बाद क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब इतनी ज्यादा हम इसे, मेटल्स जो है इसे हम क्या करते हैं, देखो मैं थिन वायर्स की बात करूँ तो ये जो पिन है, ये जो सेफ्टी पिन है, ये क्या हुआ है, ये एक मोटी वायर कह सकते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल खोल दें, चलो मैं खोल ही देती हूँ, मुझे नहीं पता है किसका पिन है, बट जिसका पिन होगा वो देख के कहेंगे वाह, मैं छोड़ के क्या गई, मैम ने क्या कर दिया है, इसका हाल है ना। बट चलो कोई नहीं, बच्चों को समझाना है मोर इम्पोर्टेंट, ये तो फिर आ जाएगी, है ना। चलो ये सिर्फ आपके लिए, ये लाइव क्लास में देखो मैम क्या कर रहे हैं, मैम सेफ्टी पिन की ये जो वायर है वो अलग कर रहे हैं, सुनूंगी आज में। चलिए ये देखो इतनी होगी, इससे ज़्यादा अभी मेरे हाथ में चुभ रही है क्योंकि ये शार्प है ना, तो ये मेरे हाथों में चुभ रही है। बट आप ये देखो कि ये क्या हुई है, एक वायर के रूप में ही हुई है ना, ऐसी होती है ना वायर। देखो आप, ये वायर में हो रही है, बिल्कुल घुमा घुमा के इसे शेप दी गई है। अब ये इससे ज़्यादा हो नहीं रही है वजह से, बट आप ये देखो कि इस तरह से, इस तरीके का है कुछ, राइट। तो ये क्या हो गया, वायर बन गई, और ये तो बहुत मोटा हो गया। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, सिल्वर हो गया सबसे जो, अगर इसकी डक्टिलिटी की बात करें तो जो सबसे डक्टाइल इन नेचर क्या होता है, सिल्वर होता है। 1 ग्राम लो और 25 मीटर दूर इतनी लंबी तार हो जाती है उससे, ठीक है। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद अभी हम बात करेंगे, जब कंडक्टर की बात होगी फिर बात करेंगे कॉपर की। तो यहाँ पे डक्टिलिटी क्या थी, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब समझ में आ गया क्या होता है डक्टाइल में, जब हम पतली वायर बना रहे हैं। मैल्येबिलिटी में क्या थी, पीट पीट के हम उसकी पतली सी चादर बना रहे थे, राइट। चादर, दैट नॉट चादर जो बेडशीट वाली नहीं, जो बेड पे बिछाते चादर होती ना, बिल्कुल टिन हो गया, लोहा हो गया, बिल्कुल पतली सी, आपने देखी होगी बिल्कुल पतली सी शीट्स बनी हुई है, तो वो होता है। तो उसके लिए
ज़्यादा वर्ड यूज किया गया था। मैल्योबिलिटी में उसका आ गया, डक्टिलिटी में किसका आ गया, बिल्कुल थिन वायर जैसी। अब जब हम बात करें डक्टिलिटी की तो आई होप आपको ये याद आ जाए, सर्टिफिकेट याद आ जाए, ये क्लास याद आ जाए और आपको याद है कि यस ये चीज़ थी कि डक्टिलिटी में क्या होता था। मैम ने लाइव क्लास में दिखाई थी सर्टिफिकेट को बिल्कुल खोल के, और वहाँ से समझ में आया था कि यस डक्टाइल मतलब जब कोई भी मेटल क्या हो रही है, बिल्कुल लंबी तार में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तभी जो कॉपर है, कॉपर को किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है उसमें किसका यूज होता है, किसका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है। वैसे तो सिल्वर है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट है कंडक्टिविटी सीरीज में किसकी सबसे ज्यादा है, सिल्वर की है। बट भैया अगर हमने कर लिया सिल्वर की, अगर हमने वायरिंग कर ली तो वो आपके घर को तो फिर भगवान ही बचाए, क्योंकि चोर तो छोड़ने वाले हैं नहीं आपके घर के। वो कहेंगे चलो कोई नहीं सामान लेते, घर की वायरिंग निकाल के ले जाएंगे, है ना। या आस पास जैसे गली मोहल्लों में होता है फिर तो मिल रही होती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से, है ना। ले गए होते वो अपने घर, चलो भाई बेचेंगे, इतनी मोटी मोटी तारें बेचेंगे और बस फिर क्या करना, फिर चोरी भी नहीं करने की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो जिंदगी कैसी हो जाती है हमारी। तो इसलिए जो कॉपर है, बट सिल्वर के बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर आता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो किसका नंबर आता है, कॉपर का आता है। तो इसीलिए सिल्वर के बाद कॉपर का होता है, तो कॉपर का यूज करते हैं। और ये है कि कॉपर जो है वो हीट रेजिस्टेंस होता है, काफी देर तक वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। मतलब इसकी जो हीटिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, राइट। तो डक्टाइल का अब हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी एंड हीट। समझ आ गया आपको, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोनरस, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन अ स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। क्या होता है, जब भी हम जैसे कि ये है ना, अब हम इस पे करेंगे कुछ भी तो देखो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, यस। मेटल्स को जब हम पीटेंगे, जब भी हम उस पे किसी भी चीज से हम उस पे स्ट्राइक करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी वो, बट नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर हम इसके ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। जो नेक्स्ट का हमारा क्या था, कंडक्टिविटी एंड हीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज सोनरस एंड लास्ट वन ऑक्साइड। ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्साइड जो है ये क्या होता है इसका, हमने कल भी पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ करा था मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था, तो उसकी वो क्या था, बेस इन नेचर। और बेस प्लस एसिड को याद आ रहा है कल की क्लास, बेस प्लस एसिड कर रहे थे तो सॉल्ट बन रहा था और H2 इंक्रीज हो रहा था, कुछ याद आ रहा है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के। और नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। दे आर सॉलिड इन फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड और गैस। इसमें बस एक एक्सेप्शन आ जाएगी कि मरकरी नहीं होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मरकरी पता है ना, मरकरी क्या, वो जो थर्मामीटर में होता है। अब ये मत कहना थर्मामीटर में कहाँ पे क्या होता है, मैम लाओ चलो को मैं थर्मामीटर भी दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास थर्मामीटर भी है, यहाँ पे कहोगे आज की क्लास के लिए सारा कुछ मैम ने अरेंज कर रखा है, ऐसा नहीं है सारा कुछ मुझे सामने दिख रहा है, एट टाइम दिमाग में आ रहा तो मैंने कहा दिखा दूँ। देखो अब ये थर्मामीटर में, अब जब हम थर्मामीटर को देखते हैं तो इसमें आपको एक पतली सी रेखा दिख रही होगी, ये आप अपने घर पे, अगर आपके घर में ऐसे वाला थर्मामीटर है, ऐसे वाला, वो जो अपने आप डिजिटल वाला होता है उसमें नहीं आपको दिखेगा, ये देख लो ऐसे वाले में देखना। जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये ना, एक तो ये हो गया जो हम मुंह में रखते हैं, उसके बाद यहाँ जो पोर्शन है आपको वहाँ पे सिल्वरी सा चमकता हुआ सा कुछ दिखेगा, तो वो मरकरी है। और ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, ये हमें लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। तो बस इसे छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, राइट।
नेक्स्ट है लस्ट्रस, ये शाइनी नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ये चमकते नहीं है। दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन चमकता है, दैट इज लस्ट्रस, रेस्ट ऑफ द नो। हार्डनेस जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। ये क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स थे वो क्या थे, हार्ड इन नेचर थे, बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ऑल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट, बस एक एक्सेप्शन में है डायमंड। जो डायमंड होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, वो हार्ड होता है। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये। स्टेट है इसका, ये कौन से स्टेट में पाते हैं बता दिया, सॉलिड या फिर गैसेस में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमाइड। नॉन मेटल्स आर नॉन मेल्टेबल। इसे हम अभी जब हम हैमर से इसे पीटेंगे तो ये क्या होगा, इसमें थिन शीट्स नहीं बनेगी, ये चकनाचूर हो जाएगी, ये टूट जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा, ये हार्डनेस वाला पढ़ लिया हमने। नाउ नेक्स्ट इज मैलेबिलिटी भी बता दिया मैंने। अब और क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल भी नहीं होते हैं ये, दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ दो, अगर ये सारों में नो नो लिख दो। लस्ट्रस नो, लस्ट्रस होगा ये नहीं होगा। हार्ड होगा बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। मैलेबिलिटी नो, डक्टाइल नो, सारा कुछ उल्टा होता जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ हीट पुअर, क्या हो जाएगा, पुअर। सोनरस बिल्कुल भी नहीं। और जो इसके ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, ये क्या था, बेस था, तो ये एसिडिक होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे आके खत्म होती है। तो ये फटाफट से या तो नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज करें। चलो भाई चलो 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 फटाफट से चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ो। अभी हम थर्ड टॉपिक पर ही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी जो मेटल है ये किसके साथ करेगा, एयर के साथ। किसके साथ, एयर के साथ। अब एयर में क्या है, किसके साथ करेगा ये, एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारे गैसेस हैं हमारे, हीलियम है, बहुत सारे गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में। लेकिन जब बात हो रही हो एयर की तो सबसे पहले दिमाग में ये लाना कि एयर मतलब किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मैं एयर को हटा के और यहाँ पे O2 लिख दूं, तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड, राइट। अब जैसे कोई सा भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर लिया O2 के साथ कराया तो क्या बनेगा, CuO बनेगा। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, O2 है तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा मेटल प्लस, जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विथ O2। मैंने पहले ही कहा था आपसे, रिएक्टिविटी सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें यही जानना है कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। तो डिफरेंट मेटल डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइमिंग में वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था, सोडियम का दिया था ना, कि सोडियम को अगर हम पानी में रखेंगे, ऐसे भी रख देंगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, उसमें
हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और वो चलना स्टार्ट कर देगा। बट एट द सेम टाइम हम और भी अलग अलग डिफरेंट जैसे अगर ये है तो ये अगर ये इसे रख दिया हमने ऑक्सीजन के साथ तो क्या कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट यस, अगर हमने इसे बाहर रख दिया, बहुत टाइम के लिए रख दिया, जहाँ पे मॉइस्चर भी मिल रहा हो इसे और ऑक्सीजन भी मिल रहा हो उसे, फिर देखना है इसकी हालत क्या होगी। इसमें जंग लग जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, इसका Al2O3 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? देखा होगा आपने बाहर, जब हम बाहर रख देते हैं, कॉर्जन वाला चलो टॉपिक अभी कर लेते हैं, हम लास्ट टॉपिक जब बात ही निकली है तो कर लेते हैं कॉर्जन वाला टॉपिक। क्या होता है उस कॉर्जन में? क्या होता है, जो मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म में हो जाता है, राइट? और किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो जैसे गेट है, जो मेन गेट है वो किसका होता है? लोहे का होता है। तो जैसे ही लोहे को बारिश, ठीक है, बारिश होनी स्टार्ट हुई, मॉइस्चर मिल रहा है, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है उसे, हम वैसे ही छोड़ देंगे उस पर। अगर हम प्रिवेंशन नहीं किया, हमने कोटिंग नहीं करी उस पर, पेंट नहीं करा उसमें, तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ये कॉर्जन की प्रक्रिया है। और प्रिवेंशन भी है कि गेट में आप क्या करो, आप उसे ग्रीजिंग करके रखो, आप उसे पेंट करके रखो, सो दैट कि जो पानी है वो उसमें टिके ना, पानी बिल्कुल नीचे आ जाए, उसमें पानी जाए तो वो एब्जॉर्ब ना हो उसमें, कि उधर से ऑक्सीजन, उधर से हीट मिल रही है, इधर से बारिश हो रही है, तो रस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। होती है नहीं होती है? तो ये है कॉर्जन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? बट एट द सेम टाइम अगर हम जैसे कि अगर हमने बाहर रख दिया, अब वैसे तो कोई रखेगा नहीं गोल्ड, कौन ही रखेगा, है ना? बोर्ड में हम गोल्ड थोड़ा ना कोई खुले में रखेगा। बट अगर हम रख देंगे तो एक टाइम, जितना टाइम लोहे ने लिया है, जितने टाइम गेट ने लिया, वो वैसे हमने सोने का बिस्किट रख दिया, सोने का दरवाजा बना के हमने खड़ा कर दिया, तो क्या उसमें जंग लगेगी? नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी सीरीज अलग है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अलग है। वो करेगा या नहीं करेगा, वो हम सब कुछ आगे जान के चलेंगे। समझ में आया? तो डिफरेंट मेटल डिफरेंट तरीके से ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, वो बिहेव करेगा, उसकी बिहेवियर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हो, राइट? जैसे यहाँ पे बताया गया है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वाइब्रेटली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन, सो दैट दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसीलिए ये रीजन है कि सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इन्हें पानी में नहीं, इन्हें जो रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वो कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के ऊपर। वैसे तो केरोसिन अगर हमने कहीं पर भी लगे ना, केरोसिन अगर लग गया और माचिस लगा तो एकदम से जल जाएगा, लेकिन देखो सोडियम पोटेशियम को देखो, रखा ही उन्हें वहीं जाता है, सो दैट कि वहां पे आग ना लगे। समझ आया? Surface of MgAl, Z and Pb are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन पे क्या किया जाता है? ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जिससे और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन ना हो उसकी, और भी ज्यादा उसका क्या हो, ऑक्साइड फॉर्म ना हो। Cu doesn't burn but is coated with black copper oxide. जो कॉपर है वो जलता नहीं है, बट फिर भी उसे ब्लैक कोटेड रखा जाता है। जैसे हम जो वायरिंग करते हैं तो उसमें प्लास्टिक की ब्लैक कलर की करते हैं ना, सो दैट की रीजन ये होता है, वैसे बेसिकली रीजन तो ये होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो वैसे ना हो, बिल्कुल ओपन ना हो, सो दैट की मतलब ओपन अगर हुआ तो जिस भी सरफेस पे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, होगी ना। तो रीजन ये भी, और एक रीजन ये भी है कि जो ऑक्साइड वगैरह मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका कोई संपर्क ना रहे। AU and Ag doesn't react with oxygen। मतलब AU and Ag किसका है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, AU and Ag ये किसका है? ये किसका सिंबल है? AU and Ag। AU किसका है? AU and Ag है गोल्ड एंड सिल्वर। किसका? गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ऑक्साइड बिल्कुल भी कुछ नहीं फॉर्म करती है, इनकी ऑक्सीजन के साथ कोई ना दुश्मनी है ना याराना है ना क्या कहते हैं उसे, ना दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। ये न्यूट्रल होते हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे 100 साल तक रख दो आप सोने को बाहर, सोने का दरवाजा चाहे बिल्कुल पानी में से लिटा दो, कुछ नहीं होने वाला उसे, जैसे का वैसा ही मिलेगा। हाँ, ये मिट्टी जो धूल है वो जरूर आ जाए, बट उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये थे हमारे इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। अब हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स।
मेटल और एसिड के साथ कल पढ़ा था, पर चलो कोई नहीं, ये चैप्टर 3 है। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा, अब बताया था मैंने। तो मेटल प्लस एसिड, है ना, डाइल्यूट फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कल, जिन्होंने जिसने कल की क्लास देखी है तो एकदम से आगे होगा मैम सॉल्ट आएगा, सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा। आगे क्या बन रहा है, H2O H बन रहा है, क्या हो रहा है, या CO2 प्लस H2 और बीस हो रहा है, ये तो बाद की बात है। पर जो पहला बनेगा वो तो सॉल्ट बनेगा, इतना तो हमें पता है। प्लस चलो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से याद रखना, हाइड्रोजन यहाँ से याद रखना। एसिड में क्या क्या यूज होता है, HCl, H2SO4 और HNO3, ये यूज होता है ना, ये यूज होता है। तो जब हम एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या हो रहा है सारों में H H H है ना, तो H2 रिलीज होगा, ठीक है, प्लस H2 हो गया रिलीज। चलो एक एग्जांपल ले लें समझने के लिए। अच्छा इसके एक्सेप्शन देख लो, CuAgHg do not react with diluted acid, copper CuAg and Au, ये जो तीन है ये भी नहीं करते हैं, ये एसिड के साथ भी, एसिड के साथ इनका कुछ नहीं होता है, नो रिएक्शन, कुछ नहीं करते हैं डाइल्यूटेड एसिड के साथ, बट ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तभी देखो जब हमें जैसे कि हमें नहीं Ag और Hg, डाइल्यूटेड एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है इसमें। ये तीन एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन वाले जो भी है वो 1 मार्क्स में आ सकते हैं, आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स में ही आ सकता है, तो ये एक्सेप्शन वाला भी जरूर नोट डाउन करना। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, हमने लिया Fe लेते हैं, Fe प्लस HCl। अब ये HCl क्या है पता है आपको, डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये जो है देखो मतलब HCl बहुत अच्छा सा H2SO4 सबसे अच्छा HCl है, पता है क्यों, क्योंकि जो HCl है पता है कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। यही वो एसिड है जिसकी वजह से जो भी हम खाते हैं ना, जो कुछ भी खाते हैं, ये अगर ना हो तो वो क्या कैसे पचेगा ये हमारे जो इम्पोर्टेंट बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हमारे डाइजेशन का वो क्या है, HCl है ये। और जो कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट में, हमें दूर जाने की भी जरूरत नहीं है हमें। चलो एक आपको आज आपको ये भी नॉलेज मिल गई कि HCl की वजह से, HCl इतना तेज होता है, वो इतनी ज्यादा इसकी इतनी इसमें पावर होती है कि अगर हमने स्पून भी डाल दिया ना तो विद इन अ सेकेंड क्या करता है, वो उसे गला सकता है। ये डाला तो पता नहीं माइक्रो मिली सेकेंड में ना खत्म कर दे मेटल्स, ठीक है, बट फिर भी हमारे स्टमक में देख लो, हमारे स्टमक हमारे शरीर को कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक बायो की क्लास है, इसमें हम इतना नहीं जाएंगे, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पे फोकस रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब देखो क्या बना रहा था, ये बना रहा है FeCl, ठीक है, प्लस H2। अब देखो H2 था तो 2 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Fe 2 हो गया तो इधर भी 2 कर लेते हैं, बैलेंस्ड हो गया। हम साथ के साथ बैलेंस करना भी आपको सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस मेरे साथ साथ देखो, कल से हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने क्या करा है, बैलेंस भी करा है, यहाँ से बैलेंसिंग भी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, किसके साथ, अदर मेटल, रिएक्शन ऑफ metal with reaction of metal with solution of other metallic salt, ठीक है। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कल ही पढ़ा है, ये मेटल A है प्लस मेटेलिक सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट B लिए है, ठीक है। तो अब ये मेटेलिक सॉल्ट जो है
ये क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म में होगा क्योंकि मेटल भी है और सॉल्ट भी है ना। तो मतलब कि अगर हम इसके लिए NaCl अगर हम यूज कर लें, ये NaCl है और यहाँ पे हमने कोई भी मेटल लिया है तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ये A+BC वाला फॉर्म बन रहा है। चैप्टर 1 याद आ रहा है ये फॉर्मेट A+BC। तो A+BC में मैंने क्या बताया था, भैया इसे ये पसंद आ गई, ले लिया इसने, B बेचारा रह गया अकेला, है ना। अब ये है, ये हमारे पास ये 3 मार्कर्स है ना। अब ये दोनों एक साथ नहीं, पहले ये दोनों एक साथ थे और ये था। अब इसकी एंट्री हुई क्लास में, अब इसने देखा कह रहा ये मेरे जैसा ही है, मेरे को इसका फ्रेंड बनना है। इसे भी ये लगा कह रहा अच्छा ये बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल प्लेन, कह रहा हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, इसमें कुछ लिखा हुआ है इसे अलग कर दो। तो ये साइड हो गया, साइड हो गया, मैं अकेला हो गया और ये दोनों एक साथ हो गए। तो वही ये वाली केमिकल इक्वेशन है, राइट। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया इसके लिए Fe+CuSO4, सॉल्ट है, SO4 है, सॉल्ट है, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा FeSO4 आ जाएगा और प्लस हो गया, प्लस में जो सेकंड मेटल है वो मेटल अलग हो गया, मेटल A+, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेटेलिक सॉल्ट है तो मेटल क्या हो गया यहाँ पे B और सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों, अब ये जो बना ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और प्लस अदर जो मेटल था वो अलग हो गया, एक मेटल के साथ दूसरा सॉल्ट आ गया और जो सेकंड मेटल था वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, ठीक है। रिएक्टिविटी मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड, और यहाँ पे क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, हमने इसमें सारा कुछ कर लिया, सारे टॉपिक्स हो गए हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के, एक बार चेक कर ले। मेटल्स विद एयर, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, मेटल सॉल्ट, हाँ जी ठीक है, चलो हो गया। अब हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। चलो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें कुछ नहीं करना है, रिएक्टिविटी सीरीज बता दिया था मैंने कि इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर होगा और लेस रिएक्टिव नीचे होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म होगी हमारी, क्या है अब, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कैसे बनती है हमारी, KNa, ठीक है, KNaCA Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au, ये सबसे लास्ट में है, ये Ag सबसे लास्ट में Au है। तो ये जो है ऊपर वाले क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डिक्रीज, क्या होता जाएगा, डिक्रीज, और ये क्या हो जाएगा हमारा लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है। जो ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद करना है। KNaCA मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, तभी वो बिल्कुल एयर के साथ फटाफट से हो जाता है वो। फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, देन जिंक है, फेरस है, फिर Pb है, देन हाइड्रोजन है, कॉपर है, Ag, इस तरह से ये सारे नीचे बिल्कुल कम, तभी Ag और Au वो कर ही नहीं रहे थे रिएक्ट, ना तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ना वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो लेसर वो खत्म ही हो गया है, ये तो बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी में डुबो के इसे 100 साल में रख दो, तब भी ये क्या है, जस का तस है। वैसे ही जितने ग्राम का पानी के अंदर आपने रखा था 100 साल पहले, उतने ही आपके बच्चों को उतने ही ग्राम का वो बाद में मिलने वाला है, ठीक है। बच्चों को मिलेगा आपके, आप अभी रखोगे 100 साल बाद थोड़ी ना, 100 साल बाद आप थोड़ी देखोगे, फिर आपके
अच्छा दादू ने, नानू ने, नानी ने क्या हमारे लिए सोना छोड़ा था, कितना सोना छोड़ा था, है ना। चलो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये लास्ट थर्ड नहीं अभी है, क्योंकि हमने चलो कॉर्जन टॉपिक तो कर लिया है, वो अब हम करेंगे नहीं। कॉर्जन टॉपिक हमारा हो चुका है, बस हमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है, आयनिक कंपाउंड करने वाले हैं हम अब। तो आयनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल करना है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल जब हम करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल। Atoms of the metal lose electron from their valence shell to form cations. Atom of the non-metals gain electron in the valence shell to form anions. मतलब अगर हमने किसी मेटल और नॉन मेटल को लिया, एक साथ रिएक्ट कराया, अब जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, ये मैं इरेज कर रही हूँ, क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, राइट, यही है ना। तो इसमें हमने क्या किया कि जब हम क्या करेंगे, हमने दो लिया है, Na है और Cl है, ठीक है, हमने इन्हें लिया। अब देखो सोडियम का जो कितना होता है 281 ये होता है। अब ये आपको होगा कि मैम ये क्या है, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है 11 होता है। यहाँ से सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। सोडियम है, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर 11। देखो आपने ये पढ़ा होगा, वैलेंस शेल पढ़ा होगा जी, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो जो पहली ऑर्बिट जो फर्स्ट शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है 2, ये पढ़ा है ना, KLMN, ये तो पढ़ा होगा, KLMN शेल पढ़ा है। तो पहले वाले की क्या है, कितने आएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। जैसे 2 आया ये फुल हो गया, इसकी टमी होगी फुल, अब ये और रोटी नहीं खा सकता, 2 रोटी में इसका पेट भर जाता है। जो L है वो कितने लेता है, वो 8, वो 8 खा सकता है, 6 8, ठीक है, 2 8 18 32 ये होता है। बट हम थर्ड वाले में भी क्या करते हैं, कभी 8 में कंप्लीट कर देते हैं, क्या करते हैं 8 में हम कंप्लीट कर देते हैं, 6 और 8, 8 में हम कंप्लीट कर देते हैं, 2 8 मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा जब ये ज्यादा वाला होता है ना फिर जाके हम 18 32 वाला लेके चलते हैं। इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तभी मैंने कहा था 20 तक एलिमेंट याद कर लो, सिंबल्स याद कर लो और उसके एटॉमिक नंबर याद कर लो, 20 से ज्यादा आपको अभी नहीं आने वाला है। तो सोडियम है, सोडियम का होता है 11 और कैल्शियम है, इसका होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनाते हैं, इससे बनाते हैं। 11 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला इसमें हमने क्या क्या लेना है, पहले हो गया हमारा 2, अब कितने बचे 11 में से 2 9 बचे हमारे। अब हम दूसरे शेल में कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 8 ले सकते हैं, है ना, तो ले लिया 8, ठीक है। अब कितने बचे, 11 में से 8 + 2 10, कितने बचे 1, तो यहाँ पे कर दो 1, समझ आया। जैसे कि अब हमने लिया, सपोज करो 8 है किसी का, अब 8 का हमें बनाना है, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक, इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ है नहीं, करना तो खुद ही पड़ रहा है, बस नाम है इसका। अब तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, पहले तो हमें देखना है कि जो नंबर है वो कितने इसमें जाने वाला है, बट जितने इसमें भी जाए, पहला तो 2 लेगा, 2 से ज्यादा लेगा ही नहीं, मतलब 8 है तो सबसे पहले तो 2 जाएगा। अच्छा क्या हो अगर 1 हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, 1 होगा उसका। 2 है, 2 का क्या होगा, मैक्सिमम 2 ले सकते थे तो 2 होगा। 3 है तो क्या होगा, सबसे पहले लेंगे 2, फिर कितना बचा 1, तो 2 1 हो गया। 4 है तो 2 2, 5 है तो 2 and 3, ठीक है।
जोड़ेंगे, अब आया 11, लो भैया सोडियम आ गया। ये सारे क्या है, ये एटॉमिक नंबर्स है, अलग अलग एलिमेंट के हैं। 11 है तो क्या आ गया 2, ठीक है। अब बचे थे 9 तो 8 हो गए, अब कितने बचे 1। 12 है तो 2 8 2। समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है चीजें कि किस तरह से हम करने वाले हैं। 13 है तो 2 8 3। 14 है तो 2 8 4। 15 है तो 2 8 5। 16 है तो 2 8 6। इसमें भी जब तक आ ना जाए, ये वाला टर्म 8 ना आ जाए, तब तक घबराने वाली बात है नहीं। उसके आगे आपने करना ही नहीं है। 8 2 18 हो गया, उसके बाद कितने होंगे 20। 8 2 10 8 18, और फिर देखेंगे आगे कि क्या करना है ना। तो 17 लो, 2 8 7 हो गया। तो अब ये जो है इसका क्या है 2 8 7 है, ठीक है। ये इरेज कर दूं मैं, आपको समझ आ गया होगा कितना सारा मैंने आपको करके दिखा दिया। अब तो जो भी हमारे स्टूडेंट है जिन्हें लगता हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उन्हें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो आ गया होगा। अब उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। तो अब हमने जब करा, इन दोनों को एक साथ लेके आएंगे हम, Na प्लस Cl करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जब हम लिखते हैं ना तो क्या ये क्या है 1 है ना, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसे छोड़ दो। ये जो कंप्लीट हो गया था ना, इसे छोड़ो। जब हम इस तरह से करेंगे ना तो इन्हें नहीं लेंगे, अब इन दोनों को लेंगे। अब यहाँ 1 है, इसमें कितने हैं 7 है। चलो ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं 2 4 6 और 1 7, ठीक है। 7 समझ में आ रहा है, इन्हें दो दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दो पेयर में आते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 के पेयर में आता है, और जिसका 1 है उसका तो 1 ही है, उसके कहाँ से हम 2 के लेके आए। और जो सिंगल है भैया वो तो सिंगल है, कहाँ से लेके आएंगे उसके लिए उसकी वाली मिंगल। बट जो मिंगल है वो तो साथ ही आएंगे, कपल्स तो इकट्ठे आएंगे, तो सिंगल है वो अकेले आएंगे पार्टी में। तो ये थे 2 2 2। अब क्या हुआ, इसके पास 1 और ये इसके पास भी 1 सिंगल था, तो कहते चलो क्यों ना हम मिंगल हो जाए, है ना। हमारा कपल भी बन जाएगा, हमारा भी काम, हम ये क्लोरीन का भी काम बन जाएगा, सोडियम का भी काम बन जाएगा। या तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि 7 है, जिसके पास ज्यादा है। अब सपोज किसी के को 1 रुपए कम पड़ रहे हैं बर्गर खाने में, वो ठीक है। अब किसी के पास 20 रुपए का बर्गर है, अगर किसी के पास 19 रुपए है, 1 रुपए कम पड़ रहा है, और किसी के पास सिर्फ 1 रुपए ही है, तो वो क्या करेगा, अपना 1 रुपए देगा, भैया लो आप अपना 20 कंप्लीट कर लो, और मेरे को बाद में पैसे 1 रुपए मन करे तो दे देना, नहीं तो 1 रुपए वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए वो आप रख लो, राइट। यही होगा, ऐसा तो नहीं है जो एक है वो कहेगा भैया लाओ चलो 19 रुपए मुझे दो, मेरे को बर्गर खाना है, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस वही है, ये 7 था, ऑक्टेट कंप्लीट करना था, क्या किया एन ने दे दिया अपना, क्या लो चलो जाओ ऐश करो, खाओ आप बर्गर खाओ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। बर्गर खाओ का मतलब क्या है, अपना ऑक्टेट आप कंप्लीट कर लो। तो क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कर दिया कंप्लीट। तो जो NaCl का बनेगा, ये जो NaCl है ये क्या हो गए, मिल गए यहाँ पे आके। ये जो 1 ये इसकी क्या थी, ये एफिनिटी बन गई इसकी, इसके बंधन में भैया दोनों बंध गए। अब जब जिसने 1 रुपए दे दिया बर्गर खाते हुए, किसी को 1 रुपए कम पड़ रहे थे, सपोज तो रेडी वाले भैया दे ही रहे थे ना, मेरे को तो पूरे पैसे चाहिए, और उस बंदे की वजह से उसने बर्गर खा लिया, तो वो क्या भूलेगा उसे, बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। कहीं ना कहीं उन दोनों के मन के तार जुड़ गए, राइट। तो वही हो गया यहाँ पे NaCl के दिल के तार जुड़ गए। समझ आया। अब देखो, अब यहाँ से हम आयनिक कंपाउंड के बारे में भी जान के चलेंगे कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड बने हैं। देखो ये आयनिक कंपाउंड ही बनता है जब मेटल नॉन मेटल मिलके ये जब सारे कारनामे कर रहे होते हैं, तो इनका जो नाम है क्या आयनिक कंपाउंड हो जाता है। और इसमें जो है, इसमें अब देखो Na के सिर पे क्या लगने वाला है और Cl के सिर पे क्या लगने वाला है, ये देखो Na के सिर पे लगने वाला है प्लस और Cl के सिर पे लगने वाला है माइनस। अब ये हो गया कैसे, देखो Na ने दिया है ना, Na ने क्या किया, अब Na के पास 1 रुपए थे, उसने Na ने दे दिए, तो अब दे दिए तो प्लस कैसे हो गया, माइनस होंगे ना, उसके पास से तो पैसे चले गए। हाँ जी गए, बिल्कुल गए। अब सपोज लो कि हमने दान करा कुछ, ठीक है, अपने मन से कुछ दान किया है, तो हमारे पास से तो पैसे चले गए भैया, हमारे अकाउंट में से तो पैसे निकल गए, लेकिन
ऊपर वाले ने हमारे अकाउंट में क्या पुण्य लिख दिया, हमने क्या किया, अच्छे काम किए तो क्या हुआ, पुण्य मिला हमें। वहां वाले अकाउंट में जब वहां वाले जो हमारी लिखी जा रही होगी वहां पे पुण्य ऐड किया गया होगा अपन कि इसने सच्चे मन से कुछ पुण्य कुछ दान किया है तो इसे ऐड करो, इसके अकाउंट में ऐड करो। तो वही वाला हिसाब यहाँ पे है। इसने इलेक्ट्रॉन अपना दिया है, इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, Na की प्रॉपर्टीज क्या हुई, देने वाली हुई है। समझ में आया? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Na प्लस और प्लस E माइनस, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, E माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दिया है, लूज करा है। और अगर हम जब हम Cl के लिए लिखेंगे तो Cl के लिए हम क्या लिखेंगे, इसने भैया लिया है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो नीचे वाले अकाउंट में तो क्या हो गया, इसके अकाउंट में पैसे जुड़ गए, बट वैसे क्या हुआ, वैसे तो ऊपर वाले में होंगे कि जब आपके पास हाथ पैर थे तो आपने चलाए क्यों नहीं, आपने लिए क्यों, राइट। तो ये वो वाला हिसाब किताब है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड तो नहीं भूलोगे आप, भूलोगे किस तरह से दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या ये भूलोगे आप, नहीं भूलोगे। बर्गर वाला एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। और ये जब Na वाला होगा ना, इलेक्ट्रॉन देने लेने वाली बात हो रही होगी और यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, यहाँ पे जब होगा तो पाप पुण्य देख लेना अपने, ठीक है। अपने भी मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट है जो मेटल है वो दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, ये याद करना, समझ में आ जाएगा कि ऊपर प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने वाला है या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप कोई आयनिक कंपाउंड तो भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। अब प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड की, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ये क्या होती है, सॉलिड होती है और हार्ड होती है, बट ब्रिटल इन नेचर होती है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल से मिल के बना है ना ये, तो प्रॉपर्टी तो दोनों की होगी, इसमें सिंगल की तो होगी ही नहीं, अदरवाइज जो दूसरा है वो बुरा बन जाएगा कि भैया मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ है बताओ, है ना। तो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है तो प्रॉपर्टी तो दोनों की लेके होगा, तो इसलिए सॉलिड भी हुआ, ये हार्ड भी हुआ, बट ब्रिटल इन नेचर, तोड़ोगे तो टूट जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनकी, हाई है, बहुत हाई। अब ऐसा नहीं कि सारों में मिल रहा है कि सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा नहीं होता ना। मम्मी पापा के सारे गुण तो नहीं होते हैं हमें, कुछ मम्मी के होते हैं कुछ पापा के, ऐसा तो नहीं कि सारे गुण मम्मी के सारे गुण पापा के हैं, ऐसा तो नहीं होता है, मिक्स होता है। तो वैसे ही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है मोल्टन सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में नहीं करती है। जब ये क्या होगी, मोल्टन स्टेट में होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। Solubility is generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petroleum, etc. चलो यहाँ पे आके हमारा जो आयनिक कंपाउंड है ये खत्म होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो और 20 आपका होमवर्क है कि 20 एलिमेंट्स के आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेशन बनाओगे और जितने भी बुक में आप एग्जाम्पल गिवन आयनिक कंपाउंड की वो प्रैक्टिस जरूर करोगे आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क है इस चैप्टर का यहाँ तक का। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अकरेंस के बारे में जान लें, मेटल्स मिलता कैसे है। तो सबसे पहले जो मेटल्स है वो मिनरल्स में से मिलता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ से मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है। तो वो क्या मिल रहा है हमें, नेचुरली मिल रहा है, उसमें तो हमने कुछ नहीं करा है कि वो बस हमें मिल गया, बस हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट करा और हम इसका प्यूरिफाई करके इसका यूज कर रहे हैं। और दूसरा है ओर्स, मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी profitably extracted from it, such minerals are called ores। अब वैसे भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज के साथ हो गया या फिर ऑक्साइड के साथ मिलके होते हैं, कि क्या होते हैं मिलके किसी भी चीज में। जैसे सपोज कर लो कि
जैसे सपोज लो कि ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन में क्या है, हमारे पास इंक भी है ना। ये मेटल नॉन मेटल से समझ रहे, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे होता है। अब जैसे इसमें है इंक होता है, इसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्या होता है, एयर भी होता है और इंक भी हो रहा होता है। बट ये इंक क्या हुआ होगा, हमने कहीं से तो उसमें डाला गया होगा, किसी भी सीरीज से डाला हो कि कहीं से भी डाला हो, और इसके साथ क्या है, एयर भी है। बट हमारे यूज का क्या है, जितना इंक हमने लिखना है उतना रेस्ट ऑफ द जो भी एयर है वो क्या है हमारे लिए यूजलेस है। हमें उससे लिखने में तो कोई यूजलेस तो नहीं है, बट लिखने में तो कोई उसका यूज नहीं है ना। तो वैसे ही है कि कुछ ऐसे फॉर्म में मिल के आए हैं, कुछ ऐसे फॉर्म में वो मिल के आए हैं जिसमें से हमें जितने प्रॉफिटेबल अमाउंट ऑफ मेटल्स है वो क्या है हमने यूज कर लिया एक्सट्रैक्ट करके, और जो रेस्ट ऑफ द है वो हमारे लिए यूजलेस है। तो वैसे फॉर्म में जो मेटल्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओर्स फॉर्म में हमें मिलेंगे। अकरेंस इनकी ऐसी है। अब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिल गया भैया चलो ओर्स फॉर्म में मिल गया, अब एक्सट्रैक्ट भी तो करना होगा हमें उसे, या फिर नेचुरली है तब भी हमें क्या करना होगा, निकालना तो होगा, एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा तभी हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्टेप 1 है इसका क्या है, चलो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मेंशन भी कर ले कि हम क्या करने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, किससे कर रहे हैं, ओर्स से कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट। तो स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे भैया, देखेंगे कि क्या कितने अमाउंट में है, क्या निकालना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ऐसा तो नहीं है कि इतना सा कोई एलिमेंट हो और इतना बड़ा पत्थर है, पहले ये भी देखना होगा हमें। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फिर हम क्या करेंगे, मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, मिल गया दिख गया अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल निकालेंगे इसमें से। ये है स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, रिफाइन करेंगे उस मेटल को, फिर क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे सो दैट कि हम इसे यूज में ला सकें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो हमारा फॉर्म है वो इस तरह से है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर लेंगे हम, उसके बाद देखेंगे मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी है या मीडियम रिएक्टिविटी है या फिर लेस रिएक्टिविटी है, ठीक है। ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर लिया, ठीक है, देखेंगे किस तरह का है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। आप देखेंगे कि वो क्या है, किस तरह से है, मोर रिएक्टिव, लेसर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, किस तरह का है। अगर तो हुआ वो मोर रिएक्टिव, फिर तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, हम क्या करेंगे, ओर लिया उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। फिर यहां पे लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, मतलब जो ओर है वो क्या है, मोल्टन स्टेट में है। और फिर उसका क्या करेंगे, जैसे हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, कैथोड एनोड होता है, जो प्योर मेटल है वो कैथोड में आता है, जो इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड में इकट्ठी हो जाती है। बहुत बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं होता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत इजी भी कह सकते हैं बट इजी होता है एज कम्पेयर टू, या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते हैं, ये बाकी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ये सबसे इजी स्टेप है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस किया और साथ ही हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया प्योर मेटल, लो ये चलो अब इसका रिफाइन करने की जरूरत है नहीं, चलो यूज करो इसका। अब है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, तो ये क्या होते हैं, अब ये दो फॉर्म में होगा, कार्बोनेट और कार्बोनेट और दूसरा है सल्फाइड ओर्स।
सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो इसकी कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन होगी, रोस्टिंग होगी, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। ये सब कुछ करके क्या मिलेगा हमें? ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया। अब जब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसे रिडक्शन टू मेटल करेंगे। ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया तो फिर उसे रिएक्ट करा के हम क्या कर लेंगे? मेटल निकाल लेंगे और फिर इस मेटल को हम क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे और इसे अपने यूज में लाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो होगा रिडक्शन टू मेटल कर लो कि मेटल फॉर्म तक हमने इसे रिडक्ट करके और फिर हम इसे प्यूरिफाई करके इसका यूज में लेके आएंगे इसे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड है वो है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो इसमें ये कैसे होगा? ये सल्फाइड ओर्स में होगा। जो लेस रिएक्टिव है ये क्या होगा? ये जो सल्फाइड ओर्स में पाया जाएगा ये होगा सल्फाइड ओर। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे इसे इतने लंबे चौड़े प्रोसेस नहीं होगा, ये सीधे रोस्टिंग करेंगे इसे। अभी हम ये सारे टर्म जानने वाले हैं कि रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, ये सब जानेंगे हम। बट अभी प्रोसेस देख लो कि प्रोसेस किस तरह से क्या होता है। इसके लिए मैंने चार्ट आपके लिए बनाया सो दैट कि आप एक जब मैं समझा लूँ फिर आप स्क्रीनशॉट लेना और फिर देखना कि अच्छा मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है तो इसके साथ क्या प्रक्रिया होनी है? जो लेसर है उससे कम है उसकी क्या प्रक्रिया होनी है, और जो उससे सबसे कम है उसकी क्या प्रक्रिया होनी है, राइट। रोस्टिंग होगा, देन रोस्टिंग के बाद क्या मिलेगा? मेटल मिल जाएगा हमें। क्या मिलेगा? मेटल। और फिर इस मेटल को हम क्या करेंगे? रिफाइन, ठीक है। तो ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लो फिर हम पढ़ेंगे, टर्म्स के बारे में जानेंगे। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो अब इसमें क्या था? स्टेप्स हमें पता चल गया कि किस तरह से करते हैं। चलिए अब टर्म जानते हैं, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, हम ये जान के चलते हैं, ठीक है। अभी वो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था अभी वो चलने वाला है हमारा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ कहे थे ना वो है। एनी गेसेस कि जो हमारे रोस्टिंग वगैरह था वो क्या था? रोस्ट हो रहा था, क्या रोस्ट हो रहा था? हाँ जी, इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्या थे? रोस्टिंग में क्या रोस्ट कर रहे थे? जैसे रोस्ट करके कुछ भी बनाते हैं, क्या ये वो है? हाँ जी, कुछ इस तरह का ही है। सबसे पहले तो देखो गैंग पता होना चाहिए क्या होता है। गैंग्स ऑफ ओर्स आर यूजुअली कंटैमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एज सॉइल हो गया, या फिर देखते हैं बजरी, इन सारों के साथ तो जब वो जो मिक्स हो गया था ना, तो जब हमने प्योर फॉर्म ऑफ मेटल निकाल लिया तो अब जो इम्प्योरिटीज बची उसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है। पहला टर्म है हमारा गैंग, मतलब क्या कह सकते हैं? इम्प्योरिटीज ऑफ, इम्प्योरिटी ऑफ ओर्स। कब? जबकि हम मेटल निकलने के बाद, मेटल निकलने के बाद, ठीक है। ये हो गया हमारा गैंग। अब है दूसरा टर्म आया हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर, नॉट एयर, एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्या होता है? सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग, क्या क्या? सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर्स को हमने क्या किया? ऑक्साइड में चेंज करा है, ठीक है। और हीट किसके मदद किसके लिए? हीट के लिए है। और क्या है? एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। तो ये जो प्रक्रिया हुई सल्फाइड ओर से, और हमने उसे बहुत
हाई हीट पे हमने उसे क्या किया है, ऑक्साइड फॉर्म में लेके आया है उसे विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। रोस्ट कर दिया भैया, भून दिया उसे। इसके बाद टर्म था हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब कैल्सिनेशन था ना, तो कैल्सिनेशन में क्या है, उसमें था सल्फाइड और इसमें है कार्बोनेटेड ओर। करना वही है, कार्बोनेटेड है और इसे किस में चेंज करा है, ऑक्साइड में ही चेंज करा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बस यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या है, सॉरी एयर जो है वो क्या है, लेस एयर इस वक्त कम रखा है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, कैल्सिनेशन हुआ है, राइट। रिडक्शन में क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू करेस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अब कोई अगर हमने एलिमेंट लिया है जैसे कि जिंक है, जिंक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बन। ये कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जहाँ से क्या हो जाएगा, CO एक साथ हो जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कर रहे हैं हम, रिडक्शन में क्या करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड को, मेटेलिक ऑक्साइड है और इससे हमने क्या निकाला है, मेटल निकाला है। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वैसा कारक, वैसा एजेंट जो क्या करे, रिड्यूस करे, इसमें से मेटेलिक ऑक्साइड में से मेटल को अलग कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसा कारक, वैसा वो एक वजह बने जिससे क्या हो, ऑक्साइड अलग हो जाए और जो मेटल है वो अलग हो जाए। तो जैसे हमने क्या लिया, Zn और जिंक था ऑक्साइड के साथ, प्लस हमने कार्बन ले लिया, इससे क्या हो गया, C आ गया O के साथ और प्लस Zn आ गया, ठीक है। तो ये जो CO है ये कार्बन मोनो में निकलेगा, डाई में निकलेगा, CO2 में निकलेगा। तो अब इसे बैलेंस करना, O2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और बस ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानने जरूरी थे। और नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में जो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि कॉर्जन टॉपिक हमने पहले ही कर लिया, वो लास्ट टॉपिक होना था, पर कॉर्जन हमने पहले कर लिया। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का इस चैप्टर का, वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जो मोस्टली वाइडली यूज्ड है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। जो बताया था मैंने आपको, उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा एक केन ले लिया, ये सोल्यूशन हो गया, तो इसमें रॉड लगाए जाते हैं। ये जो रॉड है वो क्या होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। क्या होते हैं, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें सोल्यूशन होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, टैंक, इम्प्योरिटीज, एनोडमेंट। अब जैसे एनोड में क्या होता है, ये एनोड है तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योर मड, वो आके यहाँ पे चिपक जाता है और यहाँ पे जो मेटल है वो आके चिपकती नहीं है, बस इसके नीचे मेटल आ गया और इसके नीचे इम्प्योर मड आ गया। जो नॉन मेटल्स है और वाले फॉर्म में जो भी है वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं और मेटल यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड में स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट। ये आपका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड है ये, ऑन पासिंग द करंट। इसमें करना क्या होता है, अभी ये सोल्यूशन लिया तो इसमें क्या किया जाता है, ये है ना, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इलेक्ट्रिक, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास ऑन होती है और इस सोल्यूशन में क्या होता है, वर्क हो रहा होता है। फिर जो प्योर मेटल है वो इसके नीचे आके एक्यूमुलेट हो गया और इम्प्योरिटीज है वो इसके यहाँ पे होगी, और ज्यादा अगर गैंग है तो वो यहाँ पे आके ये इस वाले पोर्शन पे गैंग रखी हो जाती है। तो ये है एक प्रोसेस जिसके द्वारा रिफाइन किया जाता है किसी भी मेटल को, या फिर जैसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल था ना, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस से कर रहे थे हम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं उन्हें सीधे ही कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा, और एक में हो रहा था कि इन दोनों में जो मेटल निकल रहे थे वो उसे हम प्योर कर रहे थे। तो ये जो प्योर करते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा ही वो किया जाता है। यहाँ आके हमारा चैप्टर थर्ड खत्म होता है। आई होप आपको
ये चैप्टर समझ में आया हो बहुत अच्छे से, ये आपको हिट कर गया हो आपके दिमाग में, तो मैं फिर से यही कहूँगी कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी लो और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, इसके जो क्वेश्चन है उससे गो थ्रू हो जाओ, इसके बैक एक्सरसाइज इंडेक्स क्वेश्चन अगर आपके पास एवरग्रीन है तो शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, अब आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि हर कुछ जो भी है उसे याद करने का मैंने आपको टिप्स से दिया है कि आपको किस तरह से उसे याद रखना है, कैसे अपनी मेमोरी में फिट करना है। और ये चैप्टर आपके थर्ड चैप्टर ये आपकी मुट्ठी में होगा। आज का आपका ये वर्क है, तो मिलते हैं कल अब तो अगली क्लास के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग फॉर 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड आज है चैप्टर 3। क्यूमुलेटिव बेसिस पे चला के रखो, छोड़ना नहीं है कि कभी छोड़ दिया उन चैप्टर्स को। शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें पढ़ो, बुक पढ़ो, ये पूरे साइंस को ही आप काम दे दो अपना कि अभी मुझे साइंस ही करना है, 4 घंटे 5 घंटे साइंस करना है, देन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट करना है। तो उसके बाद हम कल मिलते हैं अब 4th चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्ण।